हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह थे जो ब्रिटिश के टाइम पे आ रखे थे इंडिया में, उन सभी एक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को देखने वाले हैं। साथ ही साथ में आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें नियर अबाउट 1900 के आसपास जो है कि पोस्ट है। और साथ ही साथ में यूबीपीसीएस का जो पेपर है हमारा, वो 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, साथ ही साथ में चीजों को रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए। इस समय जो क्रूशियल टाइम है, इस टाइम पे आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है हमारा, यूनियन एंड ईच टेरिटरीज को देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 2 है। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि एडमिशन ऑफ एक्सटर्नल स्टेट इन इंडिया, मतलब किस बेसिस पे हमारा किसी एक्सटर्नल स्टेट को इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, इसकी बात की गई है हमारी आर्टिकल नंबर 2 में। और साथ ही साथ में इस बात को ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 2 में बस एडमिशन की बात की गई है, ठीक है, एडमिशन की बात की गई है। इसमें किसी को इंडिया के टेरिटरी को देने की बात नहीं की गई है, ठीक है, बस एडमिशन की बात की गई है कि किस बेसिस पे हम जो कि इंडिया में किसी टेरिटरी को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेकेंड आर्टिकल नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, मतलब कि इंडिया के अंदर ही कुछ इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके अगर न्यू स्टेट को फॉर्म करना होगा, तो ये इसकी बात की गई है हमारी आर्टिकल नंबर 3 में। साथ ही साथ में इसके लिए क्या होगा हमारा, इसमें जो है कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लाया गया। इसमें क्या कहा गया कि साथ ही साथ में अगर यूटी भी फॉर्म करना होगा इंटरनल रीएडजस्टमेंट करके, तो आर्टिकल 3 के अंदर में बात की गई किया जाएगा। और साथ ही साथ में हम आर्टिकल नंबर 3 देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 में क्या बोला गया है, कि आर्टिकल नंबर 3 बोला गया है कि टू कंडीशंस फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर किसी बाउंड्री को चेंज करना है, अल्टर करना है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है हमारा, कि बिल इन द पार्लियामेंट ओनली थी, कि जो अगर बिल को जो है कि जो बिल होगा जो अल्टरेशन से संबंधित होगा, उसको पार्लियामेंट में ओनली जो है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही लाया जा सकता है। उस बिल को क्या है कि हमारे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे ही लाया जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 3 में, कि प्रेसिडेंट टू रिफर बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस व्यूज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, नोट फॉर यूटी। ओनली जो है कि अगर स्टेट का मैटर होगा, मतलब स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना होगा, तो प्रेसिडेंट जो है कि उस बिल को रिफर कर देगा स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप अपना इस पे व्यू दीजिए। लेकिन अगर यूटी का मामला हो, समथिंग यूटी में कन्वर्ट करना हो, तो वहां पे उस यूटी से कोई कंसेंट नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई उनके व्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उस बिल को रिफर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 3 में, कि स्टेट को बस जो है कि अपने व्यूज को रखने का अधिकार है, जिसको जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि उस बिल को रिफर करेगा स्टेट के पास। लेकिन अगर यूटी में कन्वर्ट करना है, यूटी के बाउंड्री को अल्टर करना है, चेंज करना है, तो इस कंडीशन में जो है कि उसकी सहमति नहीं चाहिए। अब इसमें मैंने अगर यहाँ लिखा है कि अगर टेरिटरी देने की बात आएगी, अगर मत सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, बस एडमिशन की बात हुई। अगर किसी को इंडिया को टेरिटरी देना है दूसरे कंट्री को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर आर्टिकल 368 के अंदर में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है कि इंडिया अपनी किसी टेरिटरी को जो कि किसी अदर कंट्री को दे सकता है। अब आर्टिकल 4 देख लेते हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल 4 में बोला गया है कि एनी बिल इन आर्टिकल 2 और 3 इज नॉट अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। अगर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर में कोई भी बिल लाता है पार्लियामेंट, तो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अंदर आर्टिकल 368 के अंदर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट मीन्स आर्टिकल 2 3 क्या है कि अगर किसी को किसी एक्सटर्नल स्टेट को हमारे कंट्री में जो है कि ऐड करना है, साथ ही साथ में रीएडजस्ट करना है स्टेट्स के बाउंड्री को, इसको जो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अंडर द आर्टिकल 368। इसमें हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। यहाँ पे एक केस हुआ था जिसका नाम क्या था, बेरूबाई यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है कि बेरूबाई यूनियन केस जो कि कब हुआ था, 1960 में हुआ था ये। इसमें क्या था कि आर्टिकल 3 नोट कवर सिसेशन ऑफ टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। जो आर्टिकल 3 है हमारा, जिसमें क्या मेंशन है, जिसमें मेंशन है कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, इसमें जो है कि ये नहीं मेंशन है। क्या नहीं मेंशन है, कि आर्टिकल 3 नोट कवर सिसेशन ऑफ टेरिटरी टू फॉरेन, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, क्षेत्र है, उसको जो है कि किसी फॉरेन टेरिटरी को नहीं दिया जा सकता, ये इसमें मेंशन नहीं है। इसके लिए क्या होगा, 10 रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसके लिए क्या चाहिए हमको, जो है कि अगर देना है टेरिटरी को किसी अदर कंट्री को, इसको लिए हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए अंदर आर्टिकल 360, जिस बात को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बेरूबा यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये बोला कि बट
इफ द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, अगर किसी तरीके का कोई बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करना है दो कंट्रीज के बीच में, तो इसके लिए हमको जो है कि अमेंडमेंट नहीं चाहिए, नो नीड अमेंडमेंट, ठीक है। ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है कि इसको किया जा सकता है। कैसे कि सपोज कीजिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच में क्या हुआ था, बहुत ही लैंडमार्क जो है कि एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके पास क्या हुआ कि उसके दोनों ने अपने बाउंड्री को रीएडजस्ट किया। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमको बस जो है कि एग्जीक्यूटिव का एक्शन के थ्रू ही हमने जो है कि ये रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज को कर लिया। तो यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू उन्हीं चीजों को बताया कि यहाँ सपोज कीजिए हमारा इंडिया का ये टेरिटरी है, ठीक है, इंडियन टेरिटरी है, इसको हमें देना है किसी फॉरेन स्टेट को, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। अगर इंडिया के टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि इंडिया अपना टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकता है। लेकिन सपोज कीजिए कि इंडिया है और एक दूसरा अदर कंट्री है, इसके बीच में क्या है, हमको कोई बाउंड्री सेटलमेंट करना है, समझ रहे हो, बाउंड्री सेटलमेंट जिसमें कि हमको बाउंड्री डिस्प्यूट वगैरह को सॉल्व करना है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, नो नीड अमेंडमेंट ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब को हमको अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर आर्टिकल 368, ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है कि हम इस बाउंड्री सेटलमेंट को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जो कि यूनियन एंड इस टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह थे इन सभी चीजों को देख लिया और मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब हम जो है कि नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है हमारा सिटीजनशिप को देख लेते हैं। सिटीजनशिप में क्या है, इसमें बोला गया है कि सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से आगे, ठीक है, आर्टिकल 5 से जितने भी आगे के आर्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इसमें क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज पर्सन हु बिकम सिटीजन एट इट कमेंसमेंट, जबकि डेट मीन्स कि जब हमारा जो है कि संविधान जो है कि हमारा बन गया, तो उसके बाद से जो है कि जो भी लोग हमारे इंडिया में रह रहे थे उनको जो है कि एज ए इंडियन सिटीजन के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई किया, एंड नोट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्वाइजेशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर दिस कमेंसमेंट, मतलब कि इसके बाद से किस तरीके से कोई इंसान सिटीजनशिप को पा सकता है इंडिया के, साथ ही साथ में किस तरीके से उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी, इन सभी चीजों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता। इस ये कौन डील करता है, ये डील करता है किस तरीके से ले सकते हैं और खो सकते हैं, मतलब एक्वाइजेशन और लॉस की बात कहाँ पे की गई है, डील्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इस एक्ट के अंदर में इस बात को कहा गया है कि किस तरीके से कोई इंसान अपने सिटीजनशिप को खो सकता है, साथ ही साथ में सिटीजनशिप को पा सकता है। ठीक है, इस चीज को मैंने बता दिया। इसके बाद से हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड। इसमें क्या है, आर्टिकल 5 है, इसमें क्या है, पर्सन हैविंग द डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिलिंग एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस हैव, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है हमारा, बोर्न है, जन्म हुआ हो, साथ ही साथ में आइदर ऑफ द पेरेंट्स बोर्न और ओरिजिनली रेसिडेंट सिंस 5 इयर्स, अगर इन सभी कंडीशंस को कोई फॉलो करता है तो वो एलिजिबल है कि वो इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 6 को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, यदि कोई माइग्रेंट है जो पाक से इंडिया में आता है, पाकिस्तान से इंडिया में आता है, साथ ही साथ में आइदर ऑफ द पेरेंट और एक ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन द अनडिवाइडेड इंडिया, एनी ऑफ द टू कंडीशंस, इन दो कंडीशंस को यदि कोई फॉलो करेगा तो उसको जो एक इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। फर्स्ट वन क्या है, बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड द रेसिडेंट सिंस, इसके पहले या अब तक वो रेसिडेंट रहा हो इंडिया का, साथ ही साथ में क्या है, आफ्टर 19 जुलाई 1948 रजिस्टर्ड एंड द रेसिडेंट फॉर द 6 मंथ, ये अगर दो कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। फिर आर्टिकल 7 के अंदर में वही चीजें मेंशन है हमारे कि किस तरीके से कोई माइग्रेंट है जो इंडिया से पाक में जाता है, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान में जाता है आफ्टर 1 मार्च 1947, बट लेटर जो है कि रिटर्न होकर इंडिया में चला आता है और इंडिया में 6 महीने तक रहता है, तो उसको जो है कि इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। फिर आर्टिकल 8 में किसकी बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, अगर पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि आर्टिकल 8 जो है हमारा सिटीजनशिप का किससे डील करता है, तो ये डील करता है ओवरसी इंडियन से, ठीक है, ओवरसी इंडियन से डील करता है हमारा आर्टिकल 8 है। इसमें क्या बोला गया है, ओवरसी इंडियंस बोर्न ऑन आइदर ऑफ द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन द अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान और इंडिया जो जब एक में थे उस समय अगर कोई किसी का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो और साथ ही साथ में कॉमनली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडिया के बाहर रह रहा हो और साथ ही साथ में इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरसी इंडियंस बोलेंगे। अब आर्टिकल 9 में क्या है देख लेते हैं, नो पर्सन एज ए सिटीजन इफ वॉलंटरी रिक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यदि कोई व्यक्ति विशेष है जो कि किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप ले लेता है तो वो जो है कि इंडिया का, नो पर्सन एज ए सिटीजन इफ वॉलंटरी रिक्वायर्ड, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा।
साथ ही साथ में आर्टिकल 11 में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज फॉर द सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास बस पावर है कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे लॉस वगैरह बनेगा, वो बस किसके पास पावर है, हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वही लॉस बना सकता है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कि हमारा 1955 को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ओरिजिनली आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट रिपेल इन 2013 में इसको रिपेल कर दिया गया। प्रिस्क्राइब 5 वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप। अगर 5 चीजों को फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा बर्थ है। इसमें क्या बोला है कि 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल रेसिलिटी, ठीक है, अगर इसका किसी का बर्थ हुआ हो, भले वो कहीं का भी हो, समथिंग उसके फादर मदर कहीं के भी हो, लेकिन उसका जन्म जो है कि इंडिया में हुआ हो, इसके बीच में। साथ ही साथ में अगर 1 जुलाई और 1987 से लेके और 3 दिसंबर 2004 तक आइदर पेरेंट इंडियन, कोई भी इसका पेरेंट माता या पिता में से कोई एक इंडियन हो। और साथ ही साथ में ये कुछ कंडीशन दे रखा है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ दीजिएगा, वैसे बस मैं पढ़ते चल रहा हूँ। इसके साथ साथ क्या है, सेकंड क्या है कि डिसेंट बोर्न आउटसाइड बट, ये इन 3 कंडीशन को कोई फॉलो करता है डेट वगैरह में। इसके साथ साथ क्या है, रजिस्ट्रेशन किया हो बट नॉट फॉर इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो इन सभी कंडीशन में उसको जो है कि इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट इसमें है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को देख लेते हैं। हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर पास्ट 7 ईयर। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया का ओरिजिन है और इंडिया में जो है कि 7 साल से रह रहा है, पहले इसकी जो है कि किसी और कंट्री में रहता था, तो उसको जो है कि इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। साथ ही साथ में क्या है कि पर्सन मैरिड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑर्डिनरली रेजिडेंट फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है कि बाहर का है, यहाँ का सिटीजन नहीं है, और उसने जो है कि इंडिया के किसी व्यक्ति से शादी कर लिया है और 7 साल से इंडिया में रह रहा है, तो वो एलिजिबल है कि उसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। और इसी तरीके से कुछ और यहाँ प्रोविजंस वगैरह हैं, ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। वो इतना हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता उछता है नहीं, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बस रोक देते हैं वीडियो को, आप लोग इसको रोक के एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को दिया गया है किस तरीके से कोई अपना सिटीजनशिप को लॉस कर सकता है, कि क्या होगा कि किस कंडीशन में वो अपने सिटीजनशिप, अगर इंडिया का सिटीजन है लेकिन उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, तो इन सभी चीजों की बात इसमें किया गया है। अब इसको भी देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है कि हमारा डीपीएसपी है, इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।